नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया है ख़बरनामे का। ख़बरनामा शुरू करने से पहले आइए देखते हैं आज की सुर्खियाँ। सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार को झटका। यूपी मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक्ट की आईनी हैसियत बरकरार। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला पलटा। जमीयतुल उलमा हिंद ने यूपी मदरसा बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बताया इंसाफ की जीत। कांग्रेस ने भी किया खैर मकदम। कांग्रेस सदर खड़गे ने पीएम मोदी के इल्जाम का दिया जवाब। कहा, आदिवासियों का रिजर्वेशन बढ़ाने की तजवीज मोदी सरकार ने रोकी। और पीएम मोदी की सिक्योरिटी के लिए सीएम के हेलीकॉप्टर की परवाज रोकने का जेएमएम का एहतजाज। सदर जमहूरियत से मुदाखलत की अपील। वक्फ तरमीमी बिल पर जेपीसी की मीटिंग में पहुंचे मारूफ वकील हरीश साल्वे। कमेटी के अरकान ने की लोकसभा स्पीकर से मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक्ट 2004 की आईनी हैसियत बरकरार रखने का फैसला किया है। यूपी सरकार के ईमा पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस एक्ट को गैर आईनी करार देने का जो फैसला सुनाया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है। कांग्रेस के लीडर प्रमोद तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का खैर मकदम किया है। इस देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट को, जिसे संविधान के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने माना था, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसे निरस्त कर दिया और इसे संविधान सम्मत पाया है। ये सेक्युलरिज्म के आधार पर है। हम सर्वोच्च न्यायालय का भी निर्णय पूरा पढ़ने में समय लगेगा, पर जो उन्होंने इसे संविधान में कहीं से संविधान विरोधी बताया था, उस निर्णय को पलटने का सम्मान करता हूं, सम्मान देता हूं। एक बात उनको भी अब सीखना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को और भाजपा के नेताओं को, जो ये बटोगे कटोगे लड़कियों के बारे में जो अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हैं ना, ये फैसला उस नारे पर भी लागू होता है। जिस तरीके से संविधान के अधिकारों, जो सेक्युलरिज्म की रक्षा करता है, धर्म के आधार पे प्रधानमंत्री जी और लोग जो बंटने और कटने की बात कर रहे हैं, इससे सबक सीखिए। देश एक रहेगा तभी मजबूत रहेगा। राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए जरूरी है सब मिलजुल कर रहे हैं। कम से कम चुनाव के मुहरे के लिए संविधान मकतूब है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो निर्णय था, जिसमें यह कहा गया था कि मदरसा बोर्ड की और जो एक्ट है वो संविधान के सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल के विपरीत है, उसको तो पूरी तरह से खारिज किया, उसको सेट असाइड किया है और कहा है कि मदरसा बोर्ड और जो एक्ट है वो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल है। जहाँ तक कि कामिल और फाजिल डिग्री का सवाल है, जो कि हायर डिग्री होती है ग्रेजुएशन लेवल की, उस पर उन्होंने कहा है कि ये मदरसा बोर्ड कन्फर्म नहीं कर पाएगा, लेकिन मुंशी, मौलवी और आलिम की डिग्री जो 10वीं 12वीं के बराबर होती है, उसकी पूरी वैलिडिटी रहेगी। ये बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि बहुत टीचर्स का, बहुत स्टूडेंट्स का भविष्य अधर में आ गया था। हाई कोर्ट ने यह भी ऑर्डर दिया था कि इनको स्कूलों में लेके जाइए, मदरसे के बजाय इनको सरकारी स्कूलों में वो कीजिए। यूपी में सरकारी स्कूलों के हालात हम सबको पता है। साथ ही साथ इतने सरकारी स्कूल भी नहीं हैं, और मदरसा अपने आप में, हम उर्दू से हट के अगर उसका ट्रांसलेशन देखें तो उसका मतलब ही स्कूल ही होता है। तो वो जो भविष्य अधर में लटक गया था, अब उस पर एक फाइनल निर्णय आ गया है, और उनके लिए भी और मदरसा बोर्ड की तरफ से भी वी वेलकम द डिसीजन। जी, हम जो मदरसा बोर्ड ने जो प्रिस्क्राइब किया है जो करिकुलम, वो एनसीईआरटी और यूपी बोर्ड के बराबर है, जहाँ तक कि इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथमेटिक्स, इन सब का, ज्योग्राफी, इनका सवाल है। बस एक अलग से इस्लामिक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, जो कि एक संवैधानिक अधिकार है जनता का, जो मुस्लिम है खास करके उनका, कि वो उसकी एजुकेशन पाएँ। तो उसको मेंटेन किया हुआ है,
और उसमें कोई बदलाव नहीं है। देखिए, अभी डिटेल जजमेंट आएगा, अभी प्रोनाउंसमेंट ही हुआ है और प्रोनाउंसमेंट में उन्होंने सीधा पूरी तरह से उस जजमेंट को सेट असाइड किया है, कहा है कि वो सेक्युलरिज्म के कॉन्सेप्ट के विपरीत नहीं है और हम इस फैसले का बहुत वेलकम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक्ट 2004 की आईनी हैसियत बरकरार रखने का जो फैसला सुनाया है, उस पर जमीयत उलमा हिंद के सरबराह मौलाना महमूद मदनी ने अपने रद्द अमल का इजहार करते हुए इसे इंसाफ की जीत करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, तो ये फैसला बड़ा खुशाइंद है, इसको वेलकम किया जाना चाहिए। हमारी बहुत देरीना शिकायत है अदालतों से, खुसूसन निचली अदालतों से, ज़ेली अदालतों से। उनके फैसले सिर्फ इस मामले में नहीं, बहुत सारे मामलात में हकीकत के ख़िलाफ़, इंसाफ के ख़िलाफ़ आते हैं। इसी तरह का एक फ़ैसला हाई कोर्ट ने किया था, जिसमें इनको गैर कानूनी करार दिया गया था और ये मदरसे के चलाने के निज़ाम को ही असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया था। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको कुछ ऑब्जर्वेशंस के साथ, लेकिन मोटे तौर पर अगर ये देखा जाए तो ये एक अच्छा फ़ैसला हुआ है। हम इस फैसले का खैर मकदम करते हैं। इस बात को जो CJI ने अपने उसमें ऑब्जर्वेशन में कहा है कि जियो और जीने दो, ये जुमला बहुत मानी रखता है। आज की तारीख़ में भारत का मुसलमान अपने आप को बहुत डेमोरलाइज्ड फील कर रहा है, डिफरेंट रीज़न्स से, एक नहीं बहुत सारे रीज़न्स हैं। तो ऐसे में ये फ़ैसला जो है वो मैं समझता हूँ कि सभी लोगों के लिए, इंसाफ पसंद शहरियों के लिए बड़ा इत्मीनान बख्श होगा। तो मैं इसके ऊपर एक मरतबा फिर यूपी मदरसा बोर्ड एसोसिएशन जो है, टीचर्स एसोसिएशन जो है, उनको भी उनकी लड़ाई को उन्होंने जिस तरह लड़ा है, उनको भी मुबारकबाद देकर इसको एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। यूपी कांग्रेस के सदर अजय राय ने भी यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इस्तकबाल किया है। मैं सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत करता हूं और निश्चित तौर से सब जो आज मदरसा एक्ट जो पुराना बना था उसको उन्होंने एज इट इज़ रहने दिया। निश्चित तौर से बच्चों के भविष्य को देखते हुए समाज के अंदर एक संदेश जो जा रहा, मतलब गया कि भाई सब लोग जुड़कर एक साथ मिलकर काम करें। और निश्चित तौर से भी इस समय ये निश्चित मैं समझता हूँ कि बहुत ही स्वागत योग्य कदम है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के माध्यम से। क्या मैसेज जाता था अगर इस तरह का? देखिए, ये पूरी तरीके से सरकार का जो काम था, ये कैसे भी जो आज बटेंगे कटेंगे तमाम जो बातें ये बोल रहे हैं, इनका एक ही उद्देश्य है कि किसी भी सूरत में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो समाज के अंदर काम करने का क्षेत्र हो, हर जगह बंटवारे की राजनीति। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश से इनके उस मंसूबे पर निश्चित तौर से पानी फिर गया और ये जो करना चाहते थे उस पर सफल इनको नहीं मिली। दिल्ली में वक्फ तरमीमी बिल पर कायम जेपीसी की मीटिंग में मंगल के रोज मारूफ वकील हरीश साल्वे भी शरीक हुए। वक्फ एक्ट में तरमीम के खिलाफ दलाइल के लिए हरीश साल्वे के बतौर खास मदऊ किया गया था। इसके बाद जेपीसी अरकान इस मीटिंग में उठाई गई अहम बातों से लोकसभा स्पीकर को आगाह करने के लिए स्पीकर ओम बिरला से भी मिले। रास्ते में कुछ सहाफ़ियों ने अरकान से मालूमात हासिल करने की कोशिश की, लेकिन अरकान ने फिलहाल मीडिया को कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। स्पीकर से मिलने के बाद टीएमसी के रुकन ने मीडिया से बात की। अरे संजय, बात तो सही है, आप लोग तो देखा, हम लोग जब अपोजिशन लोग आते हैं, बीजेपी का मेंबर जो है वो लोग नहीं आते, कोरम नहीं होता है। हम लोग नहीं रहेंगे तो कोरम ही नहीं होगा। हम लोग सीरियस है, सिंसियर है। कल क्या हुआ था, 4-5 आदमी था बीजेपी का, हम लोग सब जाके कोरम किया है। लेकिन और कुछ असुविधा है, वो तो हम लोग स्पीकर को बोला। बहुत इट वॉज ए वेरी नाइस डिस्कशन
The Honorable Speaker has very patiently heard us and has said he will look into the matter of our grievances which we have pointed out there. And after long days, we have also met the Honorable Speaker. It is also pleasure to us, and he was very kind to us. तो आगे आप लोग जेपीसी में जैसे अभी तक आते रहेंगे? हाँ. Because Speaker is seasoned in the matter. Speaker is looking into the matter. भारत के इतिहास में कांग्रेस को आदिवासियों का दुश्मन बताने वाले पीएम मोदी के बयान का कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जवाब दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि वजीर आजम झूठ बोलते हैं। उन्होंने बताया कि सोरेन सरकार ने 2022 में ओबीसी, एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन बढ़ाने की जो तजवीज पास करके मरकज को भेजी थी, वो आज भी वहीं पड़ी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी एक आदिवासी वजीर आला को हटाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही है। रेजोल्यूशन पास करके भेजा। भारत के इतिहास में कांग्रेस और आरजेडी इनसे बड़ा आदिवासी विरोधी कोई नहीं हुआ। ये जो हमारे नौजवान हैं, इनको वो पुराने दिन याद दिलाना जरूरी है। 80 के दशक में जब बिहार और दिल्ली दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी, झारखंड तब अलग नहीं हुआ था, बिहार का हिस्सा था। और तब क्या हुआ था, आप जरा अपने माता पिता, अपने दादा दादी से पूछिए, अपने गांव के बुजुर्गों को पूछिए, उनको गुवा गोली कांड जरूर याद होगा। तुम्हारे वादों का कद भी तुम्हारे जैसा है, ये मोदी जी के तरफ इशारा है अपना। तुम्हारे वायदों का कद भी तुम्हारे जैसा है, कभी भी नाप के देखो तो कम निकलता है। यानी इतना झूठ बोलते हैं, असत्य बोलते हैं, इनकी ये है। और एक इम्पोर्टेंट ओबीसी की बात करते हैं और आदिवासियों की। सोरेन सरकार ने एक आदिवासियों के लिए, एससी एसटी के लिए उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास करके भेजा। वो गवर्नर के पास पड़ा हुआ है। उन्होंने क्या किया था, गठबंधन की सरकार, ये हमारी जेएमएम सोरेन जी के नेतृत्व में 2022 में झारखंड सरकार ने ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% करने का प्रस्ताव दिया था, विधानसभा पास की है। और एससी के लिए 10 से 12 और एसटी के लिए 26 से 28। ये जो आरक्षण ये 2022 में दिया हुआ है, ये वहीं पर पड़ा है। अगर आप गरीबों के हमदर्द है, ओबीसी के हमदर्द है, तो आप 14 को 27% क्यों नहीं करते? चौदह से 18 क्यों नहीं करते? आदिवासियों को जो मिलना चाहिए 26 से 28, वो क्यों नहीं करते? अरे भाई, बोलना आसान है, अगर कोई निभाता है। ये आगे भी आज जो संविधान को बचाने का काम आप लोगों ने किया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। क्योंकि अगर मोदी जी को पूरा उनको अगर मेजॉरिटी मिलती तो संविधान को अदल बदल कर देते थे। संविधान उनको माइनॉरिटी गवर्नमेंट है आज उनकी, इसीलिए वो आप चुप बैठे हैं। वो आपको सबको धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने संविधान की रक्षा की, इसीलिए वो रुक गया है।
एमएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ने कांग्रेस की लीडर सुप्रिया श्रीनेट ने झारखंड के उस हक का सवाल अवाम के सामने रखा है जो मरकजी हुकूमत ने झारखंड को नहीं दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर मोदी सरकार ने झारखंड के हिस्से की पूरी रकम उसे दे दी होती तो बहुत से ऐसे काम पूरे हो सकते थे जो रुके पड़े हैं। कांग्रेस, आरजेडी ने 1,36,000 करोड़ रुपया केंद्र की सरकार दबाए बैठी हुई है। ये वो खनन का पैसा है जो आपको मिल जाना चाहिए था। और मैं कुछ आंकड़ों के माध्यम से आपको बता देती हूं कि अगर यह पैसा झारखंड को मिल गया होता तो झारखंड की सरकार इससे क्या क्या कर सकती थी। यह पैसा तो हम लेकर रहेंगे और ये सारी चीजें हम करके रहेंगे, लेकिन 1,36,000 करोड़ अगर हमारा बकाया ना होता केंद्र सरकार के पास और केंद्र सरकार को यह पैसा हमें मिल गया होता केंद्र सरकार से, और आज मोदी जी आए हैं तो हमारा तो एक ही नारा है, मोदी जी आए हैं तो देकर भी जाइए, हमारा बकाया ही देते जाइए, कुछ और ना दीजिए। अगर ये 1,36,000 करोड़ रुपए हमें मिल गए होते तो हम 42,500 छात्रों को 5 साल के लिए स्कॉलरशिप दे सकते थे। 5 साल के लिए 42,500 छात्रों को। तो जल जीवन मिशन के तहत पेयजल की समस्या जड़ से समाप्त हो गई होती। कुंडली मारकर केंद्र सरकार हमारे पैसे पर ना बैठी होती तो 42,500 छात्रों को जो फॉरेन भेजकर, जो विदेश भेजकर पढ़ाने की छात्रवृत्ति है वो मिल गई होती। और जो हमारा पैसा हमें मिल गया होता झारखंड में तो 68 लाख किसानों का 2 लाख रुपए का ऋण माफ हो गया होता। अगर ये पैसा हमें दे दिया होता तो 68 लाख अबुआ आवास बन जाते, लेकिन ये पैसा हमें नहीं दिया गया। और उसके बावजूद भी हमने जनहित और जन कल्याणी योजनाओं में कोई कमी नहीं आने दी। आपके साथ ये आंकड़े इसलिए साझा किए क्योंकि चुनाव का मौसम है और जुमले की बारिश करने वाले मैदान में उतर चुके हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो उनसे ये सवाल पूछना है कि प्रभु सब कुछ तो ठीक है, 1,36,000 करोड़ हमारे कब दीजिएगा? दे दीजिएगा तो हमारे बच्चों का, हमारे युवाओं का, हमारे वृद्धों का, हमारे गरीबों का भला हो जाएगा। किस मुंह से आके झारखंड में आप बात करते हैं? आपके मैनिफेस्टो में सरना धर्म कोड भी नहीं है। और असलियत यह है कि सरना धर्म कोड यहां की सरकार ने पास किया और 2 साल से आपके पास आपकी स्वीकृति के लिए दिल्ली में पड़ा हुआ है और आप उस पर कुछ नहीं कर रहे। आपने लगातार सीएनपीटी को लगातार कमजोर करने का काम किया है, जिससे आदिवासियों पर, वंचितों पर, शोषितों का आप शोषण कर सकते हैं। असलियत यह है कि आपकी सरकार ने आंगनबाड़ी में बच्चों का बजट आधा किया था, आपकी सरकार ने बुजुर्ग पेंशन को कम किया था। उल्टे हम अब सर्वजन पेंशन देने जा रहे हैं। पहली बार हिंदुस्तान के किसी राज्य में 50 वर्ष से ज्यादा के उम्र के व्यक्ति को यह पेंशन मिलेगी। अमूमन 60 साल से ज्यादा पर मिलती है। आपने 11 लाख राशन कार्ड खत्म किए थे, हमने वो बहाल किए और हमने नए लाभार्थी जोड़े। आप क्यों आदिवासियों के संस्कृति पर, उन पर, उनके हक पर, उनकी जमीन पर, उनके जंगल पर, उनके जल पर कब्जा करके अपने पूंजीपति मित्रों को देने की फिराक में रहते हैं? सब लोग देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनते ही कैसे वहां पर लाखों पेड़ काटकर आप अपने पूंजीपति मित्रों को देने का प्रयास कर रहे हैं। झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन ने भी बीजेपी पर हमले तेज कर दिए हैं। उन्होंने बीजेपी पर इल्जाम लगाया है कि आदिवासियों के जंगलों को उजाड़कर उनकी जमीन अपने दोस्त कारोबारियों में बांट रही है और जो उसकी मुखालफत कर रहा है उससे बीजेपी के लोग जेल में डाल रहे हैं। हेमंत सोरेन ने मजीद कहा है कि झारखंड में बीजेपी के जो सियासी गिद्ध मंडरा रहे हैं, झारखंड के अवाम उन्हें जवाब देंगे। हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य करने के लिए जो साजिश कभी अंग्रेजों ने की थी वही अब बीजेपी कर रही है। जहाँ धर्म के नाम पर तो ये लोग एक दूसरे पर फूट डलवाते ही है, घर घर में भी अब ये लड़वाना शुरू कर दिया है। बाप बेटा को लड़वा देता है, भाई भाई को लड़वा देता है। ये हालत है। ये लोग फूट डालो और राजनीति करो में विश्वास है। 13 तारीख को चुनाव है। अभी यहाँ पूरा देश का भारतीय जनता पार्टी का
1 दर्जन से अधिक मुख्यमंत्री, 2 दर्जन से अधिक केंद्रीय मंत्री, आप तीर धनुष तैयार करो कि जितना जितना उड़ रहा है सबको एक करके जमीन पे गिराना है। और ये विस्थापन की बात करते हैं, ये आज बात करते हैं, हमने विस्थापन आयोग बना दिया है और अगला सरकार बनने के बाद जितने लोग विस्थापित हुए हैं, जिसको रोजगार नहीं मिला, जिसको मुआवजा नहीं मिला, एक एक व्यक्ति की समस्या का समाधान, चाहे खदान हो चाहे एनटीपीसी का कंपनी हो, निकाला जाएगा। हंसदेव जंगल जाके देख लिए छत्तीसगढ़ में, अपना व्यापारी मित्रों को उन लोगों ने वहां पर खदान दे दिया। आज जंगलों से आदिवासियों को उठाया जा रहा है, जो विरोध कर रहा है उसको नक्सल बना करके जेल डालने का काम किया जा रहा है। इसीलिए साथी बातें बहुत है, इनका एक एक सवाल का जवाब देने के लिए हमको हमारे पास जवाब है, लेकिन समय कम है, अब आप लोग को जवाब देना है। ईद के रोज पीएम मोदी की सिक्योरिटी के सबब सीएम हेमंत सोरेन के हेलीकॉप्टर की उड़ान में देरी के मामले पर जेएमएम ने सदर जमहूरिया से मुदाखलत की मांग की है। रांची से जेएमएम की उम्मीदवार महुआ मांझी ने इस मामले पर मीडिया के सामने अपनी पार्टी का मौक़िफ़ रखा। देखिए, चुनाव आयोग से परमिशन लिया हुआ प्रोग्राम रहता है सीएम का, और ये कुछ ही दिन बाकी है वोटिंग के। 13 तारीख को पहले चरण की वोटिंग है। ऐसे में वो स्टार प्रचारक हैं और इंडिया गठबंधन के कांग्रेस, राजद और जेएमएम के लिए वो लगातार प्रचार कर रहे हैं। एक दिन में उनके 5-7 करके प्रोग्राम हो रहे हैं। ऐसे में आप सोचिए कि अचानक से इस तरह से अगर 2 घंटा उनको बैठा के रखा जाए, 2 घंटे में 4-5 जगह उनकी सभा हो सकती थी, और चुनाव आयोग से परमिशन लिया हुआ है, तो इसके चलते जो दिक्कतें आई हैं तो वो किनके पास गुहार लगाएंगे। लोकसभा चुनाव के समय में उनको किस तरह से ईडी ने 5 महीने तक जेल में रखा, और बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। इसके बावजूद 5 महीने तक लोकसभा इलेक्शन के दौरान उनको जेल में रखा गया। अब इस चुनाव में अगर इस तरह से होगा तो फिर वो कैसे जनता के बीच जाएंगे, जब लाखों की भीड़ वहां उपस्थित रहती है। और ऐसे में सीएम का कार्यक्रम स्थगित होता है शाम को। आपको पता है कि 4:30 बजे के बाद फिर फ्लाइट उड़ेगी भी नहीं, तो वो फिर चाह कर भी कहीं नहीं जा सकते हैं। तो ये जो परेशानी है, इसकी गुहार लगाने के लिए एकमात्र माननीय हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। वो भी एक आदिवासी महिला है और हमारे मुख्यमंत्री भी एक लोकप्रिय युवा आदिवासी नेता है। तो वो अपने नेत्री के पास, माननीय गवर्नर के, राष्ट्रपति के पास गुहार लगाए हैं कि आप हस्तक्षेप कीजिए इसमें, कि ऐसे समय में हम क्या करें। कांग्रेस के एमपी और लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने मंगल को अपने इंतखाबी हलके रायबरेली का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कई सड़कों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर राहुल गांधी ने रायबरेली में डिग्री कॉलेज चौराहे पर नए बनाए गए शहीद चौक का भी इफ्तिताह किया और इलाके के मसाइल के हल के लिए दिशा समिति की मीटिंग की। मीटिंग के बाद अमेठी से कांग्रेस के एमपी ने मीडिया से बात की। नहीं, उनकी दिशा की मीटिंग थी, उस मीटिंग को उन्होंने किया और मीटिंग्स के अंदर जो भी ज्वलंत समस्याएं थी दिशा को लेके, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स को लेके, सारे जनप्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। उसके अंदर अधिकारी लोग मौजूद थे, तो उसी के लिए आए थे और उसको करके गए। और एक चौराहे का उद्घाटन किया उन्होंने और एक पीएमजीएसवाई की रोड्स का उन्होंने उद्घाटन और शिलान्यास किया। सर, भाजपा के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ट्वीट करके कह रहे हैं कि रायबरेली के लोगों के लिए एक रात तो गुजारिए राहुल जी। कोई बात नहीं, अभी वो आएंगे तो उनको जवाब मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उनकी बात का कोई हम जवाब देते नहीं है वैसे, ठीक है। सर, मदरसा बोर्ड पे जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसको कैसे देखते हैं? मैंने अभी स्टडी नहीं किया, अभी मतलब मैं तो 3 दिन से इधर ही हूँ। उपचुनाव की जो तारीख बदली गई है 20 तारीख, ये तो अब जब इलेक्शन कमीशन जैसी संवैधानिक संस्था ही ये काम कर रही है तो उसके बाद कुछ कहना नहीं। मुरादाबाद में मंगल के सुबह पैदल स्कूल जा रहे एक प्रिंसिपल को बदमाशों ने सरेराह गोली मारकर कत्ल कर दिया। हमला करने वाले बदमाश बाइक पर सवार थे जो प्रिंसिपल को पीछे से गोली मारकर फरार हो गए थे। ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। एसपी सिटी रणविजय सिंह ने इस वारदात और इस पर कार्रवाई की तफसीलात से मीडिया को आगाह किया। आज सुबह 8 बजे की घटना है। थाना मझौला क्षेत्र में लाकड़ी गांव है, वहाँ पे एक स्कूल है। उस स्कूल के वाइस प्रिंसिपल उसी गांव में रहते हैं।
आज मॉर्निंग में अपने घर से वो पैदल स्कूल आ रहे थे, तभी स्कूल के पास ही बाइक सवार 2 व्यक्तियों ने उनके ऊपर गोली चला दी, वो घायल हो गए। उसके बाद तत्काल उनको वहाँ से हॉस्पिटल भेजा गया, जहाँ पे ब्रॉड डेड डिक्लेयर हो गए हैं। उसमें हम लोग मौके पे जाकर के सारी स्पेशल टीम्स मौके पे गई, सभी एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं और बहुत सारे एंगल्स उस घटना में अभी तक निकल के आया है। आसपास के लोगों से पूछताछ की गई है, परिजनों से पूछताछ की जा रही है, स्कूल के जो लोग हैं उनसे पूछताछ की गई है। हमारी 4 टीमें इसमें काम कर रही है और हम बहुत जल्दी इस घटना का अनरोल करेंगे। मृतक का क्या नाम बताया जा रहा है? मृतक का नाम है सबाबुल आलम, ये लगभग 30 साल की उम्र है इनकी। ऑनर कौन है सर स्कूल का? स्कूल किसी मिस्टर भटनागर का है, वो स्कूल चलाते हैं वहाँ पर, 8वीं तक का ये स्कूल है। सर अब बॉडी को पोस्टमार्टम बॉडी को हम लोगों ने पीएम के लिए भेजा है और उसमें जो अग्रिम कार्रवाई है वो की जा रही है। परिजनों को बुलाया गया, उनसे तहरीर लेकर के अग्रिम कार्रवाई की जा रही है इसमें। मध्य प्रदेश में 10 हाथियों की मौत पर कांग्रेस ने सियासत की बीजेपी सरकार को निशाना बनाया है। कांग्रेस ने रियासती सदर जितेंद्र उर्फ जीतू पटवारी से कहा है कि इस वारदात के लिए सिर्फ कुछ मुलाजिमों को जिम्मेदार ठहराने के बजाय वजीर जंगलात को इस्तीफा दे देना चाहिए। रही बात मध्य प्रदेश की, जैसा मैंने कल परसों भी कहा था कि 10 हाथियों की मौत ये एक्सीडेंट नहीं था, उनको जहर दिया गया था। और जो सरकार है उसके उत्तर ये बताते हैं कि अगर उनको जहर किसने दिया ये जांच का विषय है, पर मौत का अगर कोई अभियुक्त है तो सरकार है, वन विभाग है, मतलब सरकारी हत्या है उनकी। और ये पता चली वो मौत है हाथियों की, इसके अलावा भी मौत होती रहती है जो पता नहीं चलती। ये वन्य जीवों को लेकर ये सरकार सिर्फ बजट पास करती है और उसका करप्शन करती है। शासन ने पूरी गंभीरता के साथ इसमें अपने वन मंत्री श्रीमान दिलीप अहिरवार जी और वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा था। उनसे प्रारंभिक जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें अभी तक की जानकारी में कोई अलग से कीटनाशक या कोई ऐसी घटना जिसमें कोई दूसरा पक्ष इन्वॉल्व हो अभी तक तो नहीं आई है, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अब अभी 2-3 दिन में आना बाकी है। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी फील्ड डायरेक्टर छुट्टी से वापस से न आना, उसकी लापरवाही मानी गई, इसलिए फील्ड डायरेक्टर को हमने सस्पेंड किया है। साथ ही साथ प्रभारी SCF फतेह सिंह निनामा को भी इस लापरवाही में सस्पेंड किया है। अल्मोड़ा सड़क हादसे के बाद जब जख्मियों को एक PPP मोड के अस्पताल ले जाया गया तो पुष्कर धामी सरकार के हेल्थ सर्विसेज पर सवाल उठने लगे हैं। और तो और खुद बीजेपी के MP अपनी ही पार्टी की सरकार के इंतजामात से मुतमईन नजर नहीं आए। और यहाँ पर जो प्राथमिक उपचार है उसके लायक भी व्यवस्था नहीं है, तो निश्चित रूप से मेरी पहले भी मांग थी और आज भी मांग है कि इसको PPP मोड से हटा देना चाहिए। नहीं, मैंने पहले भी कहा है और इसमें उन्होंने कहा था कि अक्टूबर के महीने में हम इसको हटा देंगे। मैं भी संज्ञान लूंगा कि इसमें क्यों नहीं हटाया गया इसमें। सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार को झटका, यूपी मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक्ट की आईनी हैसियत बरकरार, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला पलटा। जमीयतुल उलमा हिंद ने यूपी मदरसा बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बताया इंसाफ की जीत, कांग्रेस ने भी किया खैर मकदम। कांग्रेस सदर खड़गे ने पीएम मोदी के इल्जाम का दिया जवाब, कहा आदिवासियों का रिजर्वेशन बढ़ाने की तजवीज़ मोदी सरकार ने रोकी। और पीएम मोदी की सिक्योरिटी के लिए सीएम के हेलीकॉप्टर की परवाज रोकने का जेएमएम का एहतजाज, सदर जमहूरियत से मुदाखलत की अपील। वक्फ तरमीमी बिल पर जेपीसी की मीटिंग में पहुंचे मारूफ वकील हरीश साल्वे, कमेटी के अरकान ने की लोकसभा स्पीकर से मुलाकात। तो आज के खबरनामे बस इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए आलमी सहारा।